कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादविन स्मार्ट क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि शाम को मेरे द्वारा 6 बजे क्लासेस दी जाती हैं जो कि आपकी साइंस के पीवाईक्यूज रहते हैं, जो रोजाना आपको मैं शाम को 6 बजे क्लासेस देता हूँ। ठीक है। बात करते हैं कि ये जो क्लासेस होती है ग्रुप डी के पीवाईक्यूज की क्लासेस हैं जिसमें मैं आपको रोजाना क्लासेस दे रहा हूँ। और बाकी का आपको बता दूं कि आज जो शिफ्ट रहने वाली है वो 5 सितंबर की रहने वाली है। 5 सितंबर 2022 को आज हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आज हम शिफ्ट थर्ड को कंप्लीट कर लेंगे। 5 सितंबर 2022 में 3 शिफ्ट हुई थी जिसमें शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है। आज करने वाले हैं शिफ्ट थर्ड को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और इस आज की क्लास से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे द्वारा एक साइंस स्पेशल बैच चल रहा है और इस बैच की कीमत मात्र 99 रुपये में है। हाँ जी बिल्कुल, मात्र 99 रुपये। और इस 99 रुपये में आपको मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तीनों कंप्लीट कराने वाला हूं। इसी के साथ में ये एप्लीकेशन कौन सी है, तो ये एप्लीकेशन है यादविन स्मार्ट क्लासेस, क्योंकि इसी पर आपको ये सारी क्लासेस मिलने वाली हैं। बाकी आपको मैं बता दूं कि अगर आपने वीडियोस डेमो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर डेमो वीडियोस को भी देख सकते हैं हमारी यूट्यूब पर। ठीक है। अब बात करते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके इस मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे पहले इसको पढ़ेंगे। कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो उनको सबसे पहले पढ़ना होता है। कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आप यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व भी करेंगे और ये भी देख पाएंगे कि हाँ मुझसे कितनी गलतियाँ हुई हैं, मैंने कितने सॉल्व किए हैं, और पहले से अगर मैं क्लासेस को देखता हूँ तो मुझ में कितना इंप्रूव हुआ है कि मैं अब क्वेश्चंस को सॉल्व करने लगा हूँ। तो यही मैं कहता हूँ कि हमेशा कॉपी पेन लेके जरूर बैठें और क्वेश्चन को खुद के द्वारा भी सॉल्व करने की कोशिश करें और मेरे पास में भी आंसर सेंड करें, जिससे कि मैं समझ पाऊँ कि हाँ कितने लोगों के द्वारा क्वेश्चंस के आंसर सही आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। निम्न में से किस उपकरण में विद्युत मोटर प्रयुक्त नहीं होता है। तो आपको पता है कि मोटर क्या करता है, मोटर चीजों को घुमाता है। जैसे आपने देखा होगा पंखा मोटर लगी है, मिक्सी मोटर लगी है, तो ये क्या कर रहा है, इसको घुमा रहा है। अब ऐसा कौन सा है जो मोटर के द्वारा यूज नहीं होता या मोटर के द्वारा घुमाया नहीं जाता। अब आप कहोगे कि ऑप्शन में आपका दे रखा है विद्युत पंखा, तो सभी जानते हैं पंखे के नीचे आजकल भाई आज का मौसम जो चल रहा है वो पंखे से काम तो नहीं चल रहा, लेकिन फिर भी पंखे के नीचे बहुत से लोगों के पास पंखा है तो पंखे के नीचे तो बैठे होंगे। तो इसमें क्या है, मोटर है तो वो घूम रही है। मिक्सर की बात करेंगे तो मिक्सी भी क्या है, उसके अंदर क्या है, चीज़ें ब्लेड लगे होते हैं वो भी घूमते रहते हैं कटर कटर, तो क्या करते हैं वो भी क्या है, वो भी आपका मोटर है, विद्युत मोटर के द्वारा वो घूम पा रहा है। कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर में भी आप देखोगे तो फैन लगे होते हैं, तो फैन भी क्या होते हैं, वो भी घूम रहे हैं, मोटर के द्वारा ही घूमते हैं। बचा क्या, गैल्वेनोमीटर बचा। गैल्वेनोमीटर करता क्या है, ये करता है विद्युत धारा का मेजरमेंट। तो विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण अगर आपसे पूछा जाएगा तो क्या है, वो गैल्वेनोमीटर है। इसमें विद्युत मोटर नहीं लगी होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें एक चुंबक लगी होती है और सुई लगी होती है जिसके माध्यम से ये कार्य करता है, विद्युत मोटर नहीं लगी आती। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण क्या होता है, कोरोजन, कोरोजन क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए जब धातुएं जो होती हैं अपने आसपास के वातावरण से प्रतिक्रिया करने लग जाएं और उनकी सतह पर एक परत जम जाए। देखा है कभी, देखा होगा, अगर नहीं देखा है गुड इवनिंग भाई सुनील कुमावत। तो मैं आपको बता दूं कि आपने धातु, मैंने धातु की बात करी, तो धातु कौन सी हो सकती है, हो सकता है वो लोहा हो। और लोहा जब अपने आसपास के वातावरण के साथ में प्रतिक्रिया करता है तो उसकी सतह पर जो परत जम जाती है उसे क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं जंग। क्योंकि यहां पे धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन खो देती हैं और क्या करती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं। तो कौन सी क्रिया होगी, इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी कहेंगे। तो आपने देखा होगा लोहे पर लाल कलर का कुछ जम जाता है तो उसे कहते हैं लोहे पर जंग लग गई। तांबे पर हरे रंग का जमता जाता है। चांदी धीरे धीरे क्या हो जाती है, काली हो जाती है। किस वजह से, क्योंकि उसका कोरोजन हो रहा है। किस वजह से, क्योंकि उसका संक्षारण हो रहा है, आसपास के वातावरण से प्रतिक्रिया कर रही है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी के साथ में उन पर एक परत जमती जा रही है। और बिल्कुल सही आंसर दिया है सुनील कुमावत ने, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता भाई 3, कहता है यहां पे कि कोई एक यौगिक है भाई, क्या है, एक यौगिक है, मान लो एक्स है भाई, सबका एक्स सभी जानते होंगे, एक्स क्या होता है, कहीं मैथ्स में वैल्यू निकलवाने की बात करते हैं तो यहाँ पे वो यौगिक है, क्या कर रहा है, इसका उपयोग ना कांच को और साबुन के उद्योग में किया जाता है। तो आपने देखा होगा कांच के उद्योग में, साबुन के उद्योग में, कागज के उद्योग में
और इसका यूज किया जाता है। और इस यौगिक में क्रिस्टलन जल के 10 अणु मौजूद होते हैं, यानी 10H2O होता है। चलिए बात सही है। इसका जो पीएच मान है ना 7 से ज्यादा है। इस यौगिक की पहचान करनी है। तो आपसे क्या पूछा गया है, कोई एक ऐसा यौगिक जो कांच के उद्योग में काम आता है, साबुन के उद्योग में काम आता है, कागज के उद्योग में काम आता है, और उसके जल के अणु जो है ना, क्रिस्टलन जल के अणु 10 होते हैं उसके। तो यहां पर वो ही पूछा गया है, और वो पीएच मान जो है ना 7 से ज्यादा है, यानी वो क्षारीय भी है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए बताया है सुनील ने। तो यहां पे मैं बता दूं क्या आंसर होगा। बिल्कुल सही बताया है। क्या है? धावन सोडा। और इस धावन सोडा को हम क्या कहते हैं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि धावन सोडा को क्या कहा जाता है, तो आपको पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला तो सर Na2CO3 होता है। क्या कह सकते हैं, Na तो सोडियम होता है, और CO3 जो होता है वो क्या होता है, वो कार्बोनेट होता है। तो मैं इसे क्या कह सकता हूं, इसे मैं सोडियम कार्बोनेट कह सकता हूं। क्यों भाई, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? ठीक है, ये क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो Na2CO3 के साथ साथ इसमें 10 क्रिस्टलन अणु होते हैं जल के। तो ये फॉर्मूला इसका बनता है, जो रियल फॉर्मूला है। ठीक है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। अब आप देख पा रहे होगे भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है यहाँ पे, जो कि क्या होता है, NaOH होता है। अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या होता है, NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्षारीय तो है, लेकिन इसके साथ में 10H2O नहीं जुड़ा है, यानी क्रिस्टलन जल के अणु नहीं पाए जाते हैं। बात करते हैं बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा क्या होता है, तो याद रखना ये होता है NaHCO3। अब आप कहोगे NaSCO3 ये क्या है, इसका पीएच मान ही 7 से कम होता है भाई, तो फिर तो ये बेकिंग सोडा होगा नहीं, या तो ये तो अम्ल हो गया। यहां पर बोला गया है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। भाई ये फॉर्मूला मैं क्यों बता रहा हूं ना, ये भी पूछ लिए जाते हैं कि ये फॉर्मूला किसका है। जैसे ये पूछा गया है, अब इसने यौगिक X का मान पूछा है, तो हो सकता है वो क्या दे, आपको फॉर्मूला दे दे और पूछ ले इसका नाम क्या है, ये किस काम आता है, इसका यूज क्या है, तो ये भी पता होना चाहिए। आप अगर मैं यहाँ पे कहूँ ब्लीचिंग पाउडर की, तो ये क्या होता है, पानी को शुद्ध करने के काम आता है। और याद रखना है इसका पीएच वैल्यू जो होती है ना, वो 7 से कम होती है। तो इसका मतलब ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये क्षार है, लेकिन इसके पास में क्रिस्टलन अणु नहीं होते। तो बचा क्या हमारे पास में, धावन सोडा बचा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 4 क्या कहता है। चलो नहीं दिख रहा हो तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, तो जिससे कि आपको चीजें अच्छे से दिखने लग जाए। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझो क्या कहना चाह रहा है, और उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करो। चलिए बात करते हैं, पहले क्या कहता है, पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। ये आप सभी जानते हैं कि जितने भी पादप होते हैं वो क्या करते हैं, अपशिष्ट उत्पादों को बाहर करते हैं। तो यहां पर उनके पास अंग तो होते नहीं है। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यहां पे हमें गलत कथन बताना है। ऑप्शन आपके पास में 4 हैं, तो बताओ क्या होगा। बोला गया है अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं ना, वेस्टेज जो होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है ना, पुराने जाइलम में राल और गोंद के रूप में संचित होता है। तो बात यह है, बिल्कुल एनसीईआरटी में सेम लाइन लिखी हुई है कि अपशिष्ट उत्पाद पुराने जाइलम में रेजिन और गोंद के रूप में संचित होते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। आप अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो बिल्कुल सेम लाइन लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। याद रखना कि जो गलत बोला गया ना, स्टार्च के रूप में संचित होते हैं किसके, प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद। तो प्रकाश संश्लेषण का जो अपशिष्ट उत्पाद है ना, वो कौन है, ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन को वो बाहर कर देता है भाई। अगर वो ऑक्सीजन को बाहर कर दे रहा है तो यहां पे पूछा गया संचित कर लेता है, तो यहां पे आपका ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी के भाई सी आंसर नहीं है, बी आंसर है। ठीक है, बोला गया है अपशिष्ट उत्पाद कोश की रिक्तिकाओं में संचित होते हैं। तो आपको पता है ना ये क्या कह रहा है, एक सेल होती है, ये क्या है, प्लांट की सेल है। प्लांट की सेल में वैक्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम रिक्तिका कहते हैं।
तो यहाँ पर भी क्या होता है, अपशिष्ट उत्पाद जो होते हैं ना वो यहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत नहीं है। डी क्या कहता है, अपशिष्ट उत्पाद झड़ने वाली पत्तियों में भी संचित होते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि उस पर वेस्ट मटेरियल इतना जमा हो जाता है कि वो पत्ती क्या हो जाती है, झड़ जाती है, या फिर हो सकता है कि इस पत्ती के ऊपर क्या होगा, पानी एक्सेसिव वाटर पाया जाता है और उस पर सन की रेज पड़ती हैं और सन की रेज के पड़ने के बाद में वो वाष्प के रूप में ऊपर उड़ जाता है। तो ये क्या है, ये सब वेस्ट मटेरियल के ऊपर हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण का जो अपशिष्ट उत्पाद है वो है ऑक्सीजन और जल। तो ऑक्सीजन तो वही क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, यानी पेड़ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का तो यूज करते हैं और वेस्ट मटेरियल के रूप में ऑक्सीजन को बाहर करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बात क्या करता है क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले इसको पढ़ना है, फिर इसके बाद में आंसर देने की कोशिश करनी है। क्या कहता है, ओजोन। ओजोन के बारे में आप सभी जानते होंगे कि हमारी वातावरण में आप देखते हैं ओजोन लेयर भी पाई जाती है, यानी पृथ्वी पर 5 लेयर होती हैं, उस 5 लेयर में एक लेयर जो होती है जिसके अंदर ओजोन लेयर पाई जाती है, यानी समताप मंडल जो होता है उसके अंदर ओजोन लेयर। क्या करता है ओजोन लेयर, यूवी रेज जो होती हैं उनसे हमारी रक्षा करता है। अगर वो ओजोन लेयर ना हो तो यूवी रेज जो है वो हमारी स्किन पर डायरेक्ट आएंगी और डायरेक्ट आने के बाद में हमारे स्किन कैंसर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन पूछा क्या गया है कि ओजोन जो होता है कि उसके एक अणु में कितने ऑक्सीजन होते हैं। राजकुमार ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी। तो ओजोन का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए। ओजोन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है O3। क्या बनता है, O3 बनता है। और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं भाई, इसके पास में 3 अणु होते हैं। तो ओजोन का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कहता है भाई इस क्वेश्चन नंबर 6, पढ़ो, समझने की कोशिश करो, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है भाई, एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से अपवर्तित होने वाली प्रकाश किरण के लिए इनमें से कौन से कथन हमेशा सही होंगे। तो याद रखना, सबसे पहले हमें क्या बोला गया है, त्रिभुजाकार प्रिज्म है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्रिज्म को बनाएंगे। ये क्या आपके पास में प्रिज्म, ठीक है, ये है आपके पास में कोई एक प्रिज्म। अब इस प्रिज्म में क्या होगा, यहां पर कोई रे आएगी और वो रे क्या हो सकती है, वो श्वेत प्रकाश होता है। तो मैंने यहां पे ब्लैक कलर से जो बनाया है ये है क्या, श्वेत प्रकाश है। ये श्वेत प्रकाश जब इस पर प्रिज्म पे पड़ता है, अब इसके बाद में अपवर्तन होता है, तभी तो कहते हैं कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। और इन 7 रंगों को हम कैसे जानते हैं, 7 रंगों को हम विबग्योर के नाम से जानते हैं। सभी जानते हैं कि कौन कौन से कलर होते हैं, ये सारे 7 रंग के कलर दिए गए हैं। अब बोला गया है क्या कि जब प्रिज्म है, इस प्रिज्म से क्या होगा, इस प्रिज्म से जब यहाँ पर प्रकाश प्रिज्म से टकराएगा तो पहले क्या होगा, अपवर्तित हो जाएगा। और अपवर्तित होने के बाद में फिर जब बाहर निकलेगा तो बाहर निकलने पर ये फिर से अपवर्तित हो जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रकाश जो है वो ऐसे जाता है। यानी पहले क्या होगा, पहले ये प्रकाश किरण प्रिज्म से टकराएगी, एक बार अपवर्तन होगा, उसके बाद जब प्रकाश किरण बाहर निकलेगी दोबारा अपवर्तन होगा और उसके बाद में ये 7 रंगों में बट जाता है। यहाँ पे मैंने एक ही कलर दिखाया है क्योंकि यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप इस वाली किरण को देख रहे हो, ये क्या है, ये आपतित किरण है। इसे क्या करेंगे, इंसिडेंट रे बोलते हैं, यानी आपतित किरण बोलते हैं। जो किरण अंदर की तरफ में गई है इसे क्या कहेंगे, इस वाली किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। फिर दोबारा से जो अब इसका अपवर्तन हुआ है तो ये क्या कहलाती है, इसे कहते हैं निर्गत किरण। तो ये बात आपको पता चली, ठीक है। अब क्या कहेंगे, इस किरण को जाना कैसे चाहिए था, दिमाग में आएगा भाई कैसे जाना चाहिए था। तो ये किरण कैसे जाती, ये किरण तो इस तरीके से जाती, ठीक है। ये किरण जो है इसको कैसे जाना चाहिए था, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं इसे तो कैसे बनाऊं, इस तरीके से बनाएंगे और ये किरण इस साइड से ऐसे सीधे जानी चाहिए थी। हुआ क्या, अपवर्तन हुआ और ये कैसे गई, इस साइड से गई, ठीक। अब आप इस वाले के लिए सबसे पहले मैं नॉर्मल की बात करूं, क्योंकि हम सब जितनी भी चीजें होती हैं वो नॉर्मल से बताते हैं। किससे बताते हैं, अविलंब से बताते हैं। अब अविलंब में अगर इसके लिए बनाऊं तो इस वाले के लिए अविलंब क्या होगा, इस वाले के लिए अविलंब ये होगा, इस वाले के लिए अविलंब क्या होगा, इस वाले के लिए अविलंब ये होगा। अब आप बताओ, अब इसमें कौन कौन से कोण बन रहे हैं, बस वही पूछा गया है आपसे। सबसे पहले आपको मैं बोलूं कि ये वाला कोण कौन सा है, इसे कहेंगे इंसिडेंट एंगल,
ठीक है। इस वाले को क्या कहेंगे, ये वाला जो बना है इसको क्या कहेंगे, यहां पर याद रखना यही है निर्गत कोण। और जो जितना ये आपका क्या है, ये वाली किरण और इस वाली किरण के बीच में जो कोण बना है इसे प्रेजेंट करते हैं डेल्टा से, और इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं विचलन कोण। और जब इसकी बात करेंगे इन दोनों के बीच में ये हो गया अविलंब के साथ में, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। अब आप देखो, अब इसको पढ़ो। पहला कहता है आपतन कोण, आपतन बिंदु पर आपतित किरण और अविलंब के बीच का कोण होता है। क्या है, आपतन कोण कौन सा है, तो आपतन कोण कौन सा होगा, जो यहां पर आपको दिख रहा है इंसिडेंट एंगल आपतित किरण के साथ में आपतन कोण आई। फिर कहता है आपतन बिंदु पर आपतित किरण और अविलंब के बीच कोण का कोण होता है। तो अविलंब और आपतित किरण के बीच का कोण क्या है, आई है, इसलिए पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी वाले को देखेंगे, आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है। तो भाई अगर ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल है ये कई सारे विचलन कोण बनते हैं, यहाँ पे कई सारे एंगल बनते हैं। मैं कहूँ रेड भी होगा, मैं कहूँ विग्योर के साथ में यहाँ पे वॉयलेट भी होगा, इंडिगो भी होगा, तो सबके साथ में अलग अलग होता है, तो ये बराबर नहीं होता। तो बी आपका यहाँ पे हो जाएगा गलत। सी की बात करोगे तो विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का कोण है। सबसे पहले क्या बोला, विचलन कोण कहां पर बना है, डेल्टा। आपतित किरण कौन सी है, ये वाली किरण है जो कि ऐसे जानी चाहिए थी, ये हमने इमेजिन की है, ये जो ग्रीन कलर में दिख रही है ये ऐसे जानी चाहिए थी। और निर्गत किरण कौन सी है, जो बाहर निकल रही है। इन दोनों के बीच का कोण, मैंने यहाँ पे इसको बढ़ाया, या फिर मैं यहां से भी बता दूं तो इन दोनों के बीच का कोण जो है वो डेल्टा होता है। ठीक है, और बिल्कुल सही दिया गया ऑप्शन नंबर ये वाला भी सही होगा। तो कौन से सही हैं, ए और सी सही हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई ही नहीं दे रहे होंगे। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब जो लोग यहाँ पे किसी और के साथ थे वो गलत हैं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब ये मत कहना दिखाई नहीं दे रहा, तो ये कह सकते थे कि सर इसमें ए और सी सही होंगे। ठीक है, सब लोगों ने बी बताया है, केवल ए सही होगा ऐसा नहीं है, आपके ए और सी दोनों सही होंगे, क्योंकि यहां पर बात जो की गई थी वो मैंने आपको इस प्रिज्म के माध्यम से समझा दी है। क्यों सही होंगे आप एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना कि यहां पे किस तरीके से ये मैंने समझाया है, और आपका आंसर निकल के आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। फेफड़े, सभी जानते होंगे कि फेफड़े क्या होते हैं, सबके पास में होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। फेफड़ों में क्या मौजूद होता है जो फिल्टर का काम करता है, ये पूछा गया है। फेफड़ों में मौजूद गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है, जहां गैसों का विनिमय होता है। तो आपने क्या होगा, इस तरीके से संरचना देखी होगी, ये इस तरीके से, ठीक है, ये आपके 2 तरीके से दिखते होंगे। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं लंग्स। अब आपसे बोला जाए कि यहां पर क्या होता है ना, ये ब्रांच में बंटने के बाद में यहां बहुत सारे गुच्छे जैसी आकृति दिखती हैं, दोनों तरफ में दिखेंगे और मिलियंस में होती हैं, ये गुच्छे जैसी आकृति होती हैं। ये क्या कहलाती हैं, इन्हें हम कहते हैं कूपिका, इन्हें हम कहते हैं एल्वियोली। ये करती क्या है, ये गैस का एक्सचेंज करती है। क्या करती है, एक्सचेंज करती है, इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जब हम वातावरण से सारी गैसेस लेते हैं, भाई हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या हमारे नाक में ऐसा कुछ यंत्र लगा है जो केवल ऑक्सीजन लेगा, भाई वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है, वातावरण में नाइट्रोजन भी मिलती है, वातावरण में ये सारी गैसेस अगर मिल रही हैं तो हमारी नाक के द्वारा इनहेल किया जाता है सारी गैसेस को। तो हमने सारी गैसेस ले ली। अब होगा क्या, हमारे पास में जब हम जाएंगे कहां पर, जो गैसेस कहां जा रही हैं, इस ट्रैकिया के माध्यम से जा रही हैं, और जाने के बाद में वो इस तरीके से क्या होगा, यहां से कन्वर्ट होके इस तरीके से दोनों ब्रांच में बट जाएंगी। इसको कहेंगे ब्रोंकाई, ठीक है, और एक ब्रांच को कहेंगे ब्रोंकियोलस। अब इस ब्रोंकाई पे क्या होगा, यहां पर आपको अंगूर जैसी आकृति दिखेगी, छोटे छोटे बैलून टाइप के, अंगूर टाइप के दिखते हैं। यहां से फिल्टर का काम होता है किसका, ऑक्सीजन का। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन के फिल्टर करने में काम आता है और इसे ब्लड में मिला देता है। तो ये जो हम पढ़ना कि हम केवल ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो जो काम कर रहा है ना वो एल्वियोली करती है, कि जो केवल ऑक्सीजन को आगे पहुंचा पा रही है। हम गैसेस तो सारी लेते हैं, ठीक है।
आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। त्रिशा शर्मा गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रितु कुमारी। त्रिशा सर आपकी क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मैं दिखवा लूँगा कि इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता है। बाकी हमारी क्लासेस तो स्टार्ट हो चुकी थी शाम को 6 बजे से और रितु कुमारी ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित के लिए सही लेवल की पहचान करिए। देखो यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ एक इमेज दे रखी थी और इस इमेज में ए बी सी इनका पता करना है कि ये है क्या, और यहां पर बस इसके क्वेश्चंस के आंसर के आधार पर हम बता सकते हैं कि क्या है। तो आपने फ्लावर देखा होगा और ये फ्लावर करेगा क्या? तो यहां पर फ्लावर में यहां आपके दो चीजें मिलती हैं। एक आपका क्या होता है, एक जिसे कहते हैं पुंकेसर और एक होता है स्त्रीकेसर, जो कि फ्लावर के अंग माने जाते हैं और इनके आधार पर क्या होगा, नए हमें पत्ते या नए पौधे देखने को मिलते हैं। ये आपको होता कि ये क्या कहलाता है, ये परागण कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर बोला गया है कि ए बी सी है क्या, ये बताओ। तो आपको ये मटके जैसी आकृति जो दिख रही है ना, ये फ्लावर का अंडा होता है। ये मटके जैसी आकृति दिख रही है ना, ये फ्लावर का क्या कहलाता है, ओवेरी कहलाता है भाई। और ओवेरी को हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अब आप देख लो कि सी क्या है, अंडाशय है, और हमें सब में अंडाशय दे रखा है, चलो कोई बात नहीं। अब आप देखोगे अंडाशय के ऊपर अगर हम जाते हैं, जो बी वाला पार्ट है, ये आपको पतली सी चीजें दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं स्टाइल। जो स्टाइल मारा जाता है वो स्टाइल नहीं, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, इसे वर्तिका कहा जाता है। यानी अंडाशय, फिर ऊपर आपका वर्तिका, और जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसे कहा जाता है स्टिग्मा। क्या कहा जाता है, स्टिग्मा कहा जाता है। तो ये फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो आप देखो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ये ए है आपका स्टिग्मा, तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है वर्तिका, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहां ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि त्रिशा शर्मा के द्वारा राजू कुमार के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ए जो है वो वर्तिकाग्र है, जिसे हम स्टिग्मा के नाम से जानते हैं। ये वर्तिका, बी जो है वर्तिका है, जिसे स्टाइल के नाम से जानते हैं। सी जो है वो अंडाशय है, जिसे ओवेरी के नाम से जानते हैं। ये स्त्री केसर के पार्ट हैं। बाकी एक पार्ट जो होता है वो आपका पुंकेसर होता है, जो यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। वो इस तरीके से आपको फ्लावर में दिखेगा, इस तरीके से। ठीक है, ये टूट कर जाता है और कहाँ जाएगा, वो इस स्टिग्मा, स्टाइल स्टिग्मा में एंटर करेगा और इस ओवेरी के पास में चला जाएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर ये चीजें फल के रूप में, फ्रूट के रूप में आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 9 पर। 9 से पहले आपको ये बता दूं कि हमारे द्वारा एक बैच है जिसका नाम है साइंस स्पेशल बैच, और इस साइंस स्पेशल बैच में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो मैं पढ़ा रहा हूँ। और इसकी बात मैं बता दूँ कि केवल आपको 99 रुपये में मिलने वाला है। और इस स्पेशल बैच की खासियत है कि 99 रुपये में आपको क्लासेस प्लस नोट्स में यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये कहाँ मिलेगा, तो ये एप्लीकेशन पे मिलेगा, यादविन स्मार्ट क्लासेस की एप्लीकेशन पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 9। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 9? यहां पे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। इनमें से ऐसा कौन है जो बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है? अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं तो मैं इसको ऊपर कर देता हूं, अब आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। अब आप बताओ कौन सा है जो बेकिंग सोडा का उपयोग नहीं है। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं बात करूं बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आप याद रखना बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3 होता है। और इस बेकिंग सोडा के फॉर्मूला को अगर आधार पर देखें तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हो जाएगा, ये हम क्या कहेंगे, केमिकल नेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सोडियम, और CO3 होता है आपका कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया बेकिंग सोडा। करता क्या है, तो आपने देखा होगा कि जब हम यहाँ पे ढोकला बनाते हैं ना, तो ढोकला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फुलाने में हेल्प करने के लिए क्या किया जाता है, बेकिंग सोडा डाला जाता है। आपने देखा होगा जब हम कोई साफ सफाई करते हैं तो साफ सफाई में सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सॉरी सोडियम कार्बोनेट लिख दिया, ये सोडियम बाइकार्बोनेट है।
तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ किया जाता है। आप देखते हैं कि जब हमारे पास में जो सीज फायर वाले सिलेंडर आते हैं ना, सीज फायर वाले जो सिलेंडर आते हैं उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। आप देखते हैं कि हमारे पेट में एसिडिटी अगर बन जाएगी तो वहां पर इसकी अम्लता को कम करने के लिए, यानी स्टमक की अम्लता को कम करने के लिए भी बेकिंग सोडा का यूज किया जाता है। तो आप देखो क्या क्या है। सबसे पहले कहता है पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए, तो बस यही याद रख लेना कि पेयजल जो होता है यानी जो पानी होता है उसको ये कीटाणु मुक्त बनाने के लिए यूज नहीं होता है। बाकी आप देखो एंटासिड के रूप में यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। और इसके लिए और इसके अलावा अग्निशामकों के लिए यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। क्या गलत है? फर्स्ट गलत है और हमें यही बताना था कौन सा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केवल फर्स्ट। तो डी किसका आंसर आया है? राजू कुमार का, सुनील कुमावत का और त्रिशा शर्मा का आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, जो कि केवल फर्स्ट है। क्योंकि बेकिंग सोडा जो है, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं, ये चीज़ों को फुलाने में मदद करता है, ये साफ सफाई में काम आता है, ये स्टमक की अम्लता को कम करता है, ये अग्निशमक में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पेयजल को कीटाणु मुक्त बनाने के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो पानी है इसको कीटाणु मुक्त बनाने के लिए यूज किसका किया जाता है? अगर पानी को कीटाणु मुक्त करना है तो किसका यूज किया जाता है? ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा। क्या आंसर हो सकता है कि अगर मैं पेयजल की बात कर रहा हूं तो पानी को कीटाणु मुक्त अगर मुझे बनाना है तो मैं किस चीज का यूज करूं जिससे उसके अंदर के बैक्टीरिया खत्म हो जाएं? चलिए बताइए, जल्दी से आंसर दीजिएगा। और आते हैं हम तब तक अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे। बेटा ऐप में क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं, ऐप पे क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी, बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली हैं। और जो भी रिजॉल्व था, मतलब आपका जो एप्लीकेशन का रिजॉल्व मैंने बताया था कि जो प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो रही है। और जैसे ही सॉल्व होती है आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी, कंटिन्यू हो जाएंगी, जल्द ही कंटिन्यू होने वाली हैं, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम, 3 प्रतिरोध हैं। कितने के? 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। इनको किस में जोड़ा गया है? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो याद रखना, श्रेणी क्रम का मतलब क्या है कि एक वायर है, इसमें 3 प्रतिरोध लगे हैं, तो मैंने ये क्या कर दिया? 3 प्रतिरोध बना दिए। कितना है? एक है 2 ओम का, एक है 3 ओम का और एक है 6 ओम का। और मुझसे क्या बोला गया है, जब श्रेणी क्रम में जोड़े हैं ना तो इनके लिए जो प्रतिरोध होगा, नेट प्रतिरोध होगा, वो होगा क्या? R1 प्लस R2 प्लस R3, जब हम श्रेणी क्रम की बात करेंगे। अब बताओ क्या हो जाएगा? बस ऐड करना है सीधा सीधा, 2, 3 और 6 क्या हो जाएगा? 11 ओम हो जाएगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हाँ भाई रवि चौहान, आंसर ए है बिल्कुल। राजकुमार, ए आंसर बिल्कुल सही है। त्रिशा ठीक है भाई, रवि चौहान देख लिया है, ऑप्शन नंबर ए ही आंसर है। 2, 3 और 6 को डायरेक्ट जोड़ दिया है क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में होता तो फॉर्मूला क्या बन जाता? अगर समांतर क्रम में होता तो फॉर्मूला हम क्या बना देते? तब बनाते 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, अगर ये समांतर में होता। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 11। इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद इसका आंसर देना, क्या इसका आंसर हो सकता है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है? क्वेश्चन पढ़ना है। क्या करना है? समान लंबाई है, याद रखना, समान लंबाई, समान मोटाई वाले 3 तार हैं। दोनों की लंबाई समान है, दोनों की मोटाई समान है और 3 तार हैं, सॉरी 2 नहीं है 3 है। ए, बी और सी के प्रतिरोध दे रखे हैं 0.5, 0.2 और 1। उनकी प्रतिरोधकताएं क्या होंगी, ये हमसे पूछा गया है। अब बताओ क्या होगा। सबसे पहले याद रखना कि तार कैसे हैं? समान लंबाई के हैं। तो मैंने एक कहा, एक वायर ये है, लो, ऐसा ही सेम वायर ये है, ये वाला है। एक और वायर है, यानी 3 वायर हैं, ये तीनों अलग अलग दिख रहे होंगे लेकिन सेम मानेंगे क्योंकि रखा है समान लंबाई का। लंबाई कैसी है भाई? एल अगर इसकी मानूं तो इसको भी एल ही मानना पड़ेगा, इसको भी एल ही मानना पड़ेगा। मोटाई अगर है तो इसका एरिया जो बनेगा वो क्या होगा? वो ए होगा। इसको मैंने ए माना और इसको भी ए माना। अब बोल रहा है कि ए बी सी प्रतिरोध जो है ना, तीनों के अलग अलग दे रखे हैं। अगर अलग अलग हैं तो मैं क्या कहूँगा? इसको तो R1 मान लूँगा,
इसको मैं R2 मान लूं और इसको मैं R3 मान लूं। R1 कितना है, तो R1 हमें दे रखा है 0.5, ठीक है। R2 कितना दे रखा है 0.2 और R3 कितना दे रखा है 1 ओम दे रखा है, ठीक। अब क्या कह रहा है, प्रतिरोधकताएं क्या होंगी, पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, R इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि लंबाई समान है, एरिया समान है, तो ये क्या निकल के आएगा, ये बन जाएगा आपका R इक्वल टू रो बन जाएगा। क्या बन जाएगा, R इक्वल टू रो बन जाएगा। अब इस आधार पर आप इन चीजों को देखोगे तो क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं कि R1 रेशियो R2 रेशियो R3 बराबर होगा रो1 रेशियो रो2 रेशियो रो3। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ना। यहाँ पर जो वैल्यू यहाँ हमें दी थी हम उनको पुट कर देते हैं। तो रो1 की वैल्यू मेरी कितनी है भाई, 0.5 है। रो2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 0.2 है। रो3 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, 1 है, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूं, ऐसा करते हैं पॉइंट को हटा देते हैं, और जब भी अगर मैं पॉइंट को हटाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या करूंगा, यहां पे 10, यहां क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाने के बाद ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये इसको पॉइंट हटाऊंगा, ये भी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करते, क्या करें, 10 का ही इसमें डिवाइड कर दें, सॉरी मल्टीप्लाई कर दें। तो 10 का मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2 और ये क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। यही हमारा क्या है, सॉरी ये रो1 हो गया है, ये रो1 होगा, इधर रो1 कर देते हैं, क्योंकि हमें क्या निकालना है, हमें विशिष्ट प्रतिरोधकताओं के बारे में बात करनी है। ये आपका हो जाएगा R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ठीक है। क्या निकल के आएगा, 5, 2 और 10 निकल के आया। किसमें दिया गया है 5 और 2, 10, ऑप्शन नंबर सी में। तो रवि चौहान का आंसर है, त्रिशा शर्मा का आंसर है, ऋतु कुमारी का सी है, बिल्कुल सही है। सुनील कुमावत का भी बहुत बढ़िया आंसर है, हाँ जी बिल्कुल सी आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, जो हमारा आर था, जितना प्रतिरोध था उतनी ही विशिष्ट प्रतिरोधकता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे लंबाई और इसका एरिया वो सब इक्वल है, और जैसे ही अगर ये इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो जो चीज़ें यहाँ दी थी वही चीज़ें मैंने यहाँ पे की हैं। इसका जो आंसर आ रहा था वो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ा, जिसके आधार पर हमें आंसर सेम मिल गया, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर आता है आपका 12, और 12 क्या कहता है उसी को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 12, पढ़ें, पढ़ने के बाद आंसर दो। हाँ जी भाई रवि चौहान आंसर देख रहे हैं। सर शर्मा आप बार बार मेरे सरनेम के साथ खेल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, सरनेम अब एक एक का नाम लेने पर सरनेम जो होता है वो अलग अलग हो जाते हैं कभी कभी। तो जैसे रवि चौहान है तो रवि चौहान के साथ में मैंने दूसरा जो नाम है वो चौहान के नाम से ही जोड़ दिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, हो थोड़ी गए हो। निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। आप जानते होंगे कि आप यहाँ पे अगर सेल की बात करें, ये क्या है, एक सेल है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये एनिमल सेल है, और इस एनिमल सेल की जो बाउंड्री होती है इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं, ठीक है। अब आप बात करोगे कि इसके बीच वाले पार्ट में क्या होता है, इसमें तो भाई केंद्रक होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ठीक। अब बोला गया है कि प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है। आप अगर यहां पे देखेंगे ना, यहां वाले पार्ट में इस तरह की संरचना पाई जाती है कोशिका में, ठीक है। अब एक तरफ जो दीवार होती है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, ये दो टाइप का होता है। एक होता है SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां पर मैं बात करूं, इस वाले पार्ट में राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक अगर मैं इस वाले को रफ मानूं तो यहां पे क्या होंगे, राइबोसोम्स पाए जाएंगे। SER में राइबोसोम्स क्यों नहीं मिलते, क्योंकि ये स्मूथ है। स्मूथ का मतलब होता है चिकना, और ये चिकनी सतह अगर होगी इसकी तो इस पर चिपक नहीं पाएंगे, नहीं चिपक पाएंगे तो यहां नहीं पाएंगे। अब राइबोसोम्स इस पर पाए जाएंगे क्योंकि दीवार कैसी है, रफ है, और रफ वाले पे अगर राइबोसोम्स मिल रहे हैं, और राइबोसोम्स क्या कहलाते हैं, यही हैं जो कहलाते हैं प्रोटीन फैक्ट्री।
ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन लोगों का ए आंसर है बहुत ही सही आंसर है, सुनील कुमावत, रवि चौहान, राजू कुमार, त्रिषा शर्मा, सभी का आंसर बिल्कुल सही आया है, ऑप्शन नंबर ए होगा। और यहाँ पे ई आर के अलावा भी याद रखना, ई आर के अलावा भी जो केंद्रक होता है इसके अंदर केंद्रिका पाई जाती है और इस केंद्रिका के अंदर भी राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि राइबोसोम्स कहाँ मिलते हैं तो राइबोसोम्स साइटोप्लाज्म में भी मिलते हैं, राइबोसोम ईआर में भी मिलते हैं, राइबोसोम केंद्रक के अंदर केंद्रिका में भी मिलते हैं, जिस वजह से इसका आंसर क्या हो सकता है, इसके अगर राइबोसोम्स ना दिया हो तो आपके पास में साइटोप्लाज्म दे सकता है, हो सकता है वो केंद्रिका दे दे। तो आप इस बात से घबराना नहीं, मैंने यहाँ पे ईआर की बात की क्योंकि ईआर में जो है राइबोसोम्स चिपके होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 13। क्या कहता है 13? 13 कहता है कि एक प्रकाश किरण है, बिल्कुल है, एक 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। अब दिमाग लगाना, सबसे पहले दर्पण कैसा है इस बात पर ध्यान देते हैं। दर्पण है उत्तल, अगर मैं ये बना दूं क्या ये दर्पण हो जाएगा? नहीं, क्या करना पड़ेगा, हमें पॉलिश करनी पड़ेगी। पॉलिश किस साइड करूं, इस साइड या अंदर की साइड में? तो याद रखना, जब मैं अंदर की साइड में पॉलिश कर दूं तो यही बन जाएगा उत्तल दर्पण, और अगर मैं इसी पॉलिश को बाहर की साइड में कर देता तो ये क्या हो जाता, अवतल दर्पण हो जाता। ठीक है, अब मैं कहूं कि ये क्या है, इसकी मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब इस मुख्य अक्ष पर आपसे बोला जाए कि एक ये हो जाएगा आपका पोल, क्योंकि इसके बीच वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, और आपसे बोला गया है कि एक प्रकाश किरण है 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जहां से ये क्या होगा, त्रिज्या बनाएगा, तो ये आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा, और ये त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, परावर्तन के बाद यह दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु Q से आती हुई प्रतीत होती है। तो याद रखना, जब भी कोई भी प्रकाश किरण आएगी, यानी वस्तु हमेशा लेफ्ट में रखी जाती है, और यहां से कोई प्रकाश किरण इससे टकराएगी तो उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में कभी भी ये क्या होगा, ये दूर हटाएगी, यानी इसको इस तरीके से बाहर फेंक देगी। जैसे ही इसका अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के बाद जब भी कोई भी प्रकाश किरण समानांतर जाती है तो क्या होगा, वो हमेशा फोकस से होके निकलती है, और फोकस यहाँ पे क्या दे रखा है, इसने कह रखा है कि वो बिंदु क्या है, वो Q है। और फोकस जो होता है, यानी अगर मैं फोकस की बात करूं तो वो क्या होगा, वो C/2 होता है, F बराबर C/2 होता है। C कितना है आपका, 12 है, और 12 का आधा कितना हो जाएगा भाई, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये प्लस होगा या माइनस, तो याद रखना, जब भी किसी दर्पण के राइट साइड की बात की जाएगी तो वो क्या होगा, वो प्लस होगा। जब दर्पण के लेफ्ट साइड की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा माइनस। तो आप बताओ फोकस कहाँ पे है, फोकस तो राइट साइड में, तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस में रहेगा, और प्लस में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पे आंसर किसका आ रहा है, रवि चौहान का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही है। सुनील कुमावत भाई का आंसर बी गलत है भाई, 12 सेंटीमीटर नहीं होगा। इसने पूछा है जो हमारा बिंदु Q है, बिंदु क्या है, यहां से दर्पण के द्वारा जब भी कोई भी प्रकाश किरण समानांतर जाती है तो समानांतर जाने पर वो हमेशा फोकस से गुजरेगी, और जो फोकस दे रखा है वो फोकस ना देकर इसने बिंदु Q दे रखा है। ठीक है, इसलिए यही फोकस है, और फोकस जो होता है वक्रता केंद्र का आधा होता है या वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो आपका अगर वक्रता त्रिज्या 12 है तो ये 6 होगा। ठीक है, त्रिषा शर्मा ने बिल्कुल सही बताया, राजू कुमार, रवि चौहान भाई बिल्कुल, और रवि चौहान भाई थैंक यू भाई। अगर आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे वो भी यहाँ के पढ़ पाएँ और वो भी ये बातें बोल पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 14। 14 क्या कहता है, आपसे बोला जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय घटना है जो वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्य की दृश्यता को परिभाषित करती है। आपने देखा होगा कि हमें सूर्य के निकलने से पहले रोशनी दिख जाती है, सूर्य के छिपने के बाद भी रोशनी वहां पे दिखाई देती है, होता है। अगर मैं ये बात कहूं कि ये जो सन और आपकी जो रोशनी जो दिखाई दे रही है इसमें बस 2 मिनट का अंतर होता है, यहां पर सूर्य का 2 मिनट पहले दिखना, क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो
क्या समझ में नहीं आया तो देखो इस बात की बात करते हैं, दोबारा दिखा देता हूँ कि कोई प्रकाश किरण है 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण पर इसके मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित होती है। तो ये क्या था, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। इस उत्तल दर्पण पर 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला, ये वक्रता त्रिज्या होती क्या है, मैं अगर ये कहूँ कि ये खोखला गोला था, खोखले गोले को मैंने यहां से काटा, यहां से काटा, अब इसका जो केंद्र होगा, इस गोले का केंद्र जो होगा वही तो वक्रता केंद्र है। अगर मैंने इस वाले पार्ट में इस वाले पे पॉलिश कर दी और इस वाले में इस वाले पे पॉलिश कर दी, ये तो हो गया अवतल और ये हो जाएगा उत्तल, तो दोनों के लिए वक्रता केंद्र तो यही होगा ना। तो ये गोला क्या है, इस गोले का केंद्र जो था वो वक्रता केंद्र है, ठीक है। अब बोला क्या गया था, इसने बोला कि समानांतर आपतित होती है, तो मैंने क्या किया, समानांतर ला दिया, और जैसे ही समानांतर लाया तो ये याद रखना, या तो वहां पर फोकस से होकर निकलेगी या जाते हुए प्रतीत होती है, और अवतल दर्पण होता तो फोकस से निकलती, लेकिन अवतल नहीं है, उत्तल है, तो जाते हुए प्रतीत होगी। यानी ये क्या है, इमेजिनेशन है कि ये यहां से गई नहीं है, ये इमेजिनेशन है। इसके बाद में बोला कि दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित बिंदु Q से आती हुई प्रतीत होती है, तो ये आती हुई प्रतीत होती है इस Q पर, और इस Q पर अगर आ रही है तो या एक कंडीशन है कि कोई भी दर्पण हो, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, यहां पर अगर कोई समांतर जा रही है कोई किरण मुख्य अक्ष के, तो वो हमेशा फोकस से गुजरेगी। तो ये क्या है, ये मैंने क्या बोला, Q दे रखा है, ये है वास्तव में क्या, फोकस है। अब मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी वाले पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रकाशीय घटना वास्तविक सूर्य से 2 मिनट पहले सूर्य की दृश्यता को परिभाषित करती है। आपने कहा कि ये क्या है, ये है आपकी पृथ्वी, ये क्या है, ये पृथ्वी है, और मैं कहूं ये व्यक्ति खड़ा हुआ है इस पर, ठीक है। अगर ये बात कहूं कि सन जो था वो वास्तविक सूर्य कहां पे था, वो तो ये था रियल वाला, जो रियल वाला है, ठीक है। अब यहां से प्रकाश जो है जैसे ही यहां तक आता है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर में, अगर मैं ये कहूं हमारी पृथ्वी के चारों ओर में एक क्या है, परत दिखाई देती हैं, 5 परतें हैं, प्रकाश इन 5 परतों से होकर जाएगा। अब यहां से अगर ये जा रहा है ना, तो ये सीधे ना जाके क्या होगा, ये अपवर्तित होता है और इसकी आंख में इस तरीके से आता है। जाना कैसे चाहिए था, तो जाना तो भाई ये ऐसे चाहिए था, गया कैसे, अपवर्तन होने के बाद आ गया यहां। तो इस वजह से इस व्यक्ति को अगर मैं ये सीधा कर दूं तो सूर्य जो है वो इस जगह दिखाई देगा। तो वास्तविक सूर्य तो यहां पे है, लेकिन इस व्यक्ति को यहां पे दिख रहा है, क्योंकि इस पृथ्वी के चारों ओर में क्या है, इस चारों ओर में यहां पर वातावरण की परतें हैं, जिसे हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल के नाम से जानते हैं। तो अब आपसे बोला जाए कि ये है क्या, इस वाले पार्ट को हम क्या कहेंगे, अपवर्तन। मैंने यही तो बोला अपवर्तन हो जाएगा। तो अपवर्तन किसके कारण हो रहा है, एटमॉस्फेरिक के कारण हो रहा है, एटमॉस्फेयर के कारण हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हो जाएगा। और यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी नहीं होगा, ए आंसर होगा। बिल्कुल सही दिया है राजू कुमार ने, ठीक है। त्रिशा शर्मा ने भी आंसर दे दिया है। तो जो ये हो क्या रहा है, यहां पे हुआ क्या, ये अपवर्तन। चलो मैं इसको दोबारा अच्छे से समझा देता हूं, ठीक है, चीजें बना के बताता हूं कैसे। कि मान लो ये है पृथ्वी, ये है आपकी पृथ्वी, ये मैंने पृथ्वी बना दी, और ये क्या है, ये है सूर्य, ये था सूर्य, ठीक है। पृथ्वी बड़ी दिखाई है क्योंकि हम पृथ्वी को अपने तरफ में मान रहे हैं भाई हम। अब बात करता हूं, यहां पे कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, अब ये ऊपर नहीं खड़ा हुआ है, ये पृथ्वी के अंदर खड़ा हुआ है। मैं बात कर रहा हूं कि समझाने के पर्पज से, इस व्यक्ति को ये जो प्रकाश है ना, वो कैसे जाना चाहिए था, इस व्यक्ति को यानी सूर्य के द्वारा ये प्रकाश निकल के आता है, ये इस तरीके से जाना चाहिए था। होता क्या है, यहां पे हो जाता है अपवर्तन, और अपवर्तन के बाद में ये प्रकाश जो है वो कैसे जाएगा, वो जाता है किस तरीके से, वो इस तरीके से अपवर्तन के बाद में इसकी आंखों में पहुंच रहा है। कैसे जाना चाहिए था, तो जाना तो ये ऐसे चाहिए था, कैसे, इस तरीके से। इस वजह से अगर मैं इस वाले को, इस व्यक्ति की आंख में जो पहुंचा है ना, इस वाले को अगर मैं सीधा लेके जाऊं ना, ये तो सन की वास्तविक स्थिति से कहां दिखाई देगी, तो सन की वास्तविक स्थिति से यहां दिखाई देगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो इसके ये अपवर्तन जो हुआ है, यहां पे क्या हुआ, इस वजह से यहां पे होता है अपवर्तन। और ये अपवर्तन किसकी वजह से होता है, इन परतों की वजह से, क्योंकि पृथ्वी के चारों ओर परतें मिलती हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाएगा। अब आया समझ।
ठीक है, वर्ण विक्षेपण नहीं होता, यहाँ पे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, ए आंसर होगा जो कि आपका वायुमंडलीय अपवर्तन है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। फोकस दूरी की एसआई इकाई, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको देना है कि फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए कहता है भाई मीटर हो सकती है, बी कहता है नहीं भाई सेंटीमीटर है, सी कहता है मिलीमीटर, या फिर डी डेसीमीटर। तो यहाँ पे आप लोगों का जो आंसर होगा उसी को मैं यहाँ पे लॉक कर दूंगा। तो आंसर क्या होगा जल्दी से बताओ कि फोकस दूरी जो होती है, जिसे हम फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, ये यूज कहाँ होती है। तो मैंने अभी बताया जैसे आपके पास में दर्पण है, ये क्या है, ये आपका अवतल दर्पण है, और इस अवतल दर्पण पर ये क्या है, मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर क्या होता है, इसका मुख्य अक्ष के सामने ये फोकस होता है, और ये क्या होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ये जो सी है ये क्या है, यहाँ पे किस पर यानी केंद्र है, तो ये क्या होगी, यहाँ तक त्रिज्या होगी, इस पर पोल पाया जाता है, और इसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी तक की लंबाई जो होती है वो एफ कहलाती है, यानी फोकल लेंथ कहलाती है। मैंने सब बता दिया, अब बताओ आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग कमल प्रसाद भाई, रवि चौहान ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी, सुनील ने भी आंसर दिया है बी, और त्रिषा शर्मा ने आंसर दिया है ए। तो यहाँ पर जो त्रिषा शर्मा है इनका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जो फोकल लेंथ है ना वो हमेशा मीटर में होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, मीटर में होगा। आपने भी देखा होगा जब पावर का फॉर्मूला निकाला जाता है वो क्या होता है, 1/f होता है, जब f क्या हो, मीटर में हो। होने को वो सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एसआई इकाई की बात कर रहे हैं, और एसआई इकाई ज्यादातर जो है वो एमकेएस पद्धति का ही रूप है, और एमकेएस पद्धति का मतलब है मीटर किलोग्राम सेकंड। और जब भी लेंथ की बात की जाएगी, फोकल भी क्या है, फोकल लेंथ है, तो लेंथ की बात की जाएगी तो एसआई इकाई हमेशा मीटर होगी। तो आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 16। देखो 16 को आंसर देने की कोशिश करो। हमारे पास में क्या एक चुंबक है, किसी क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहले मैं बात करता हूं, हमारे पास में क्या है, चुंबक है, तो ये मैंने बना दी कोई एक चुंबक है, ठीक है। अब इस चुंबक के पास में क्या होंगे, दो पोल होंगे, एक है आपके पास में नॉर्थ और एक होगा आपके पास में साउथ, दो पोल हो गए। यहां पे क्या होगा, तो याद रखना कि इसके बाद में चुंबकीय रेखाएं निकलेंगी, ठीक है। यहां से ये कहां से जाएंगी, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगी, कहां से, नॉर्थ से लेकर साउथ की ओर जाती हैं, और ये दोनों तरफ में इस तरीके से जा सकती हैं। अब आप कहोगे कि क्या यहां पर ही खत्म हो जाएगी, तो मैं यही कहूंगा कि नहीं, ये चुंबक के अंदर से भी निकल के जाती हैं। तो ये पार्ट मैंने जो इस तरीके से आपको समझा दिया, ठीक है। अब आप खुद बताओ, आप खुद सोचो कि क्या ये बंद वक्र बना रही हैं, तो आप खुद बताओगे कि हाँ ये बंद वक्र बनाती हैं। तो कैसा बंद वक्र बना रही हैं, ये क्लोज्ड बनाती हैं, रेखाएं ना होकर ये क्या होती हैं, कर्व होती हैं, तो ये क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। तो बिल्कुल आपका ये सही हो जाएगा। क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, कथन जो बी दे रखा है बिल्कुल सही दे रखा है, क्योंकि मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो वास्तव में लाइंस ना होकर क्या हैं, एक कर्व है। और कैसा कर्व है, ओपन है या क्लोज है, तो याद रखना ये ओपन नहीं है, ये क्लोज है। क्लोज क्यों है, क्योंकि यहां से नॉर्थ से साउथ की ओर, ये बाहर की ओर में जब चुंबकीय रेखाएं जा रही हैं, लेकिन यही चुंबकीय रेखाएं अंदर से, इनर से कहां जाएंगी, ये साउथ से नॉर्थ की ओर जाती हैं। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यानी कथन बी सही है। ए क्या कहता है, इसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। तो भाई देखो परिमाण तो होगा ही, परिमाण तो होगा ही, वो तो सबके पास में। तो इसके पास में डायरेक्शन है, क्या डायरेक्शन है, नॉर्थ से साउथ की ओर जाएंगे। चुंबक कैसी भी हो, कहीं पर भी हो, ये नॉर्थ से साउथ ही दिशा होगी। इसलिए मैं क्या कहूंगा कि इसके पास में दिशा भी होती है, इसके पास में परिमाण भी होता है। इसलिए दोनों ही आंसर सही हो जाएंगे और दोनों ही कथन सही हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। और यहाँ पर रवि चौहान, कमल प्रसाद, त्रिषा शर्मा और इसी के साथ में सुनील कुमावत ने आंसर दे दिया है, और ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने सी आंसर दिया है बहुत ही अच्छा आंसर दिया है। और इसी तरीके से अगर आपने इस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो ये पिछली क्लासेस चली आ रही हैं, इसकी वजह से आप इम्प्रूव कर पा रहे हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों को शेयर जरूर करिएगा, जो कि हमारी क्लास में आकर इन साइंस की क्लासेस को देख सकते हैं और वो अपने आप में इम्प्रूव कर सकते हैं। वो खुद कहेंगे कि हाँ मैंने ग्रुप डी के पेपर में कुछ सीखा, ग्रुप डी के जो पीवाईक्यूज होते हैं इनसे मैंने कुछ सीखा है। क्योंकि पीवाईक्यूज के आधार पर ही आपके एग्जाम बनते हैं, पीवाईक्यूज के आधार पर ही आप क्वेश्चंस की लेवल को समझ सकते हैं, पीवाईक्यूज के आधार पर ही हम क्वेश्चन के सिलेबस को समझ सकते हैं, यानी जो भी क्वेश्चन आपके किस सिलेबस से पूछे जा रहे हैं। रामकृष्ण कुशवाहा भाई गुड इवनिंग। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है 17,
कहता है भाई लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेपित यौगिक का नाम क्या है। तो यहाँ पे क्या बोला गया, प्रेसिपिटेटेड की बात की जा रही है। तो वो अवक्षेपित का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। देखो, अगर मेरे पास में कोई विलयन बना है, कैसा, मेरे पास में लिक्विड था लेकिन दोनों लिक्विड को मिलाने पर होता क्या है, ये कैसा विलयन बन जाता है, यहाँ पे कुछ अवक्षेप आ जाते हैं। आपने देखा होगा ना, मिट्टी है, अगर मिट्टी में अगर मैं पानी में अगर मिट्टी है तो मिट्टी वहाँ पे मिला दूँ तो ये जो अवक्षेप है ना, ये धीरे धीरे कहाँ चले जाएंगे, धीरे धीरे आपको नीचे दिखेंगे। यानी ठोस आकार के जो अवक्षेप हैं वो कहाँ चले जाते हैं, ये नीचे बैठ जाते हैं और इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्हीं को अवक्षेप कहा जाता है। और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, अवक्षेपित रिएक्शन कहा जाता है या फिर प्रेसिपिटेटेड रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास में है क्या, लेड नाइट्रेट है। लेड नाइट्रेट क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है, क्या होता है, लेड का होता है आपका Pb होता है और नाइट्रेट जो होता है उसे हम NO3 कहते हैं। तो ये बन जाएगा आपका NO3 का होल ट्वाइस। तो लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला बन गया हमारा ये। इसके साथ में इसने बोला कि पोटेशियम आयोडाइड को मिला दो, तो मैंने क्या किया, पोटेशियम आयोडाइड को यहाँ पे मिला दिया। K और I क्या है, पोटेशियम आयोडाइड है। और इस रिएक्शन में क्या हुआ, प्रेसिपिटेटेड चीजें बनी और वो अवक्षेपित वाला यानी सॉलिड वाला जो चीज बनी है वो क्या बनी है, तो वो याद रख लेना, वो सॉलिड वाला जो चीज बनी वो बनती है यहाँ पे क्या बनेगी, PbI2 बनेगी। क्या बना, ये Pb और I2 बनता है और जो बचता है वो क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास में KNO3। अब आपसे नाम पूछा जाए कि जो अवक्षेपण यौगिक तो दो बने हैं, और अगर दो यौगिक बने हैं ना तो इसमें एक ऐसा होगा जो ठोस होगा, जो सॉलिड होगा, और सॉलिड वाला ही क्या होगा, पानी में नीचे बैठ जाएगा और इसी को क्या कहेंगे, अवक्षेप कहेंगे। तो इनमें से कौन सा होगा, तो याद रखना कि वो कौन होगा, वो हो जाएगा आपका PbI2, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लेड, और I2 की वजह से इसे क्या कहेंगे, आयोडाइड कहेंगे। और आपसे पूछा जाए कि कौन सा अवक्षेपण है तो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये लेड आयोडाइड है। बाकी ये क्या बना, ये पोटेशियम नाइट्रेट बना है। गुड इवनिंग भाई। सर आपकी पिछली क्लास को देखकर बहुत बदलाव हुआ है सर, सवाल भी होने लग गए हैं, पहले डर लगता था सर। भाई बिल्कुल ऐसा ही होगा। मैंने बोला था सुनील कुमार भाई कि अगर आप चीज़ों को बार बार देखोगे, मैंने बोला है कि 17 अगस्त 2022 से हम यहाँ पे चीज़ें करते चले जा रहे हैं, सारे शिफ्ट को हम यहाँ पे कर रहे हैं और ये शिफ्ट आपकी लगातार चलती जा रही हैं, तो आप में इम्प्रूव जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्वेश्चंस को तरीके से समझा रहे हैं और समझने का तरीका ईजी लैंग्वेज में रहा है, जिससे आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए। और ऐसा ही अगर आपका साथ में ऐसा ही रहा तो आपके आगे की जो क्लासेस रहेंगी आप खुद कहोगे कि हाँ अब मेरे नंबर बढ़ने लगे हैं, अब मेरे पास में नंबर आने लगे हैं। तो ग्रुप डी हो या फिर कोई अदर एग्जाम हो, और यहाँ पर आप उन चीज़ों को सीखोगे, साइंस की चीज़ों को सीखोगे। किसी भी एग्जाम में अगर साइंस आएगी आप वहाँ पे खुद क्वेश्चंस को सॉल्व करके आओगे। ठीक है, राजू कुमार का आंसर बी है, त्रिशा का आंसर बी है, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ चुका है। और इसी के साथ में आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन था, और आज की क्लास में आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, जिससे कि उनको भी लगे कि हाँ अगर वो कहीं भटके हुए हैं तो उनको भी एक रास्ता दिख जाए और इस रास्ते पर आकर वो चीज़ों को समझ पाएँ और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ और उसके बाद में खुद इम्प्रूव कर पाएँ कि हाँ मेरे अंदर इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है। इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी हम कहते हैं कि अगर आपके माइंड में होगा कि भाई ये क्लासेस मिलेंगी कहाँ पे, जो पिछली क्लासेस हैं, तो भाई इसकी प्लेलिस्ट बनी है। आप प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाएंगे यूट्यूब पर, तो यहाँ पे ग्रुप डी 2025 साइंस PYQs के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें लगभग 40 क्लास अभी तक हो चुकी हैं और इनकी सारी क्लासेस की आपको यहाँ पे PDF भी मिल जाएगी। ये सारी क्लासेस आप देखेंगे, और अगर इसकी PDF अगर आप चाहिए तो PDF के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, अभी आपको जाना पड़ेगा टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम पे एक चैनल है जिसका नाम है यादविन स्मार्ट क्लासेस, सर्च करेंगे मिल जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आप फाइल्स वाले ऑप्शन में जाएं,
चाहे आप डायरेक्ट देखें होम पेज पे तो यहाँ पे आपको लिंक दिख जाएगी, लिंक के साथ में आपको क्या दिख जाएगा, उसकी पीडीएफ दिख जाएगी। तो इस वजह से आपको सारी पीडीएफ भी मिल जाएंगी और आपको कराने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। बाकी आपको बता दूं कि यहाँ पे साइंस स्पेशल बैच भी है हमारा, जो कि आपका लॉन्च हो चुका है, बस 1-2 दिन में क्लासेस आपकी पैसे से स्टार्ट हो जाएंगी। ये केवल 99 रुपये का बैच है, लेकिन 99 रुपये के बैच में आपको चीज़ें जो मिलने वाली हैं वो ऐसे बैच से बेहतर मिलने वाली हैं जो वास्तव में बहुत महंगे हैं। तो आप अगर बहुत सस्ते में कुछ चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। और साइंस स्पेशल बैच में मैं आपको जो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा, और यहाँ पर आप चीज़ों को समझोगे ना कि रटोगे। ठीक है, अगर आपको समझना है तो आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं। इसी के साथ में आज की क्लास में इतना ही, और अगर आपको क्लासेस पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।